हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी MCQs सिखा रही हूँ। एंड टुडे सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हम देखेंगे बाय यूजिंग MCQs, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है। एंड इनके ऊपर हमेशा आपको बहुत सारे MCQs एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस लेक्चर में मैंने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट ये 38 जुलाई को है, एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम है, जिस कम टाइम में आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी करना है। सो पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है, एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है। एंड आप सभी को दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, स्कोर करने हैं, तब भी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड CSJMU PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs, एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो, एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके PhD के लिए एडमिशन्स ले लेते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन वो भी आप कर सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, नाउ साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? So whether it is empirical, whether it is theoretical, whether it is experimental, or whether it is all of the above. So students, scientific research basically scientific methods को follow करता है, and scientific methods में काफ़ी सारे systematic stages होते हैं, वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे क्या है वो। एंड इन सारे स्टेजेस में हम लोग एम्पिरिकल मेथड्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, हम थियोरेटिकल मेथड्स को भी फोकस करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को भी फोकस करते हैं। एंड दैट्स वाई ये सभी साइंटिफिक रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एम्पिरिकल का मतलब होता है कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग हाइपोथेसिस को बना के उसको टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो एम्पिरिकल का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन विथ प्रॉपर एविडेंस एंड रिजल्ट्स विथ प्रॉपर एविडेंस। थियोरेटिकल का मतलब होता है कि आप सभी लोग थियोरी के आधार पर भी ऑब्जर्वेशंस बना के हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो बेस्ड अपॉन द थियोरी यू कैन मेक अप द कॉन्सेप्ट्स, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को आप हाइपोथेसिस के आधार से टेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट थियोरेटिकल। एंड एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स बना सकते हो। यू विल गेट एट द एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर होल रिसर्च प्रोसेस बाय डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एंड दैट्स वाई ये तीनों भी साइंटिफिक रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next, which of the following phrases is not relevant to describe the meaning of research as a process? So इनमें से कौन सी phrase ऐसी है जो हमें research ये एक process है, okay, ये चीज़ describe नहीं करती है? Whether it is systematic activity, objective observation, trial and error, problem solving.
सो स्टूडेंट्स, अगर आप सिस्टमैटिक एक्टिविटी इस फ्रेज को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ये एक एक्टिविटी है एंड इसमें हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स से जा रहे हैं. सो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस. थ्रू दिस प्रोसेस वी आर डूइंग द रिसर्च. ट्रायल एंड एरर में वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स सो दैट हम लोग रिसर्च करें एंड बेस्ड अपॉन दीज ट्रायल्स एंड एरर्स हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. सो अगेन दिस इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच हम लोग रिसर्च कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सिस्टमैटिक वे. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ प्रोसीजर एंड इसमें कोई भी स्टेप्स नहीं है. दिस इज ओनली द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. The essential qualities of a researcher are. Now researcher के essential qualities क्या है? First one is spirit for free inquiry, reliance on observation and evidence, systematization or theorizing of knowledge, all of the above. So ये सब researcher के essential qualities है because researcher के पास एक spirit होना चाहिए for doing the free inquiry. Then रिसर्चर ये हमेशा ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस के आधार पर ही उसका रिसर्च करता हुआ होना चाहिए बिकॉज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस ओनली रिसर्च होता है बिकॉज रिसर्च फॉलो द साइंटिफिक पाथवे. एंड सिस्टमेटाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज उसको रिसर्च से मिला है सो उस नॉलेज के आधार पर उसको थियोरी फॉर्मुलेट करनी होनी चाहिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर essential qualities of a researcher and that's why the correct answer should be 4, that is all of the above. Which of the following are the characteristics of a seminar? Now seminar के characteristics क्या है? So it is a form of academic instruction. It involves questioning, discussion and debates. It involves large groups of individuals. It needs involvement of skilled persons. Now सेमिनार ये बहुत ही कम लोगों के बीच में होता है एंड इसमें वही लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं. दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज, दे हैव द प्रॉपर स्किल्स एंड दैट्स वाई वो उस सेमिनार में होते हैं. एंड सेमिनार में एक ही पर्सन सेमिनार का प्रेजेंटेशन मतलब टॉपिक प्रेजेंट करता है एंड आफ्टर दैट बाकी के लोग उस टॉपिक को सुनते हैं, आई मीन टू से प्रेजेंटेशन को सुनते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वहाँ पे डिबेट्स भी होते हैं, प्रॉपर डिस्कशन होता है. एंड दैट्स वाई सेमिनार ये एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है बिकॉज बहुत ही मास्टर्स डिग्रीज में सेमिनार जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रेडिंग सिस्टम एंड स्टूडेंट्स को सेमिनार्स देने पड़ते हैं फॉर डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स ताकि दे कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि रिसर्च आर्टिकल्स होते कैसे हैं एंड दे विल बी एबल टू present the research articles in front of some people. And that's why academic instruction ये एक ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सेमिनार यूज़ किए जाते हैं एंड दैट्स वाई सेमिनार ये एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है. इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग. क्वेश्चनिंग का मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं सेमिनार में, मतलब जो बेसिकली लोग होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं प्रेजेंटर को कि ये क्यों है, वो क्यों है, लाइक दैट. उसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस भी होते हैं, डिबेट्स होते हैं. कई लोगों को लगता है कि दिस टॉपिक इज़ नॉट रिलायबल, कई लोगों को लगता है कि दिस इज़ रिलायबल एंड दैट्स वाई इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली स्किल्ड पर्सन्स. मतलब जिन लोगों को सेमिनार के टॉपिक के बारे में जानकारी है वही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनको इसमें कुछ जानकारी ही नहीं है बट स्टिल वो सेमिनार अटेंड कर रहे. इट्स नॉट लाइक दैट. उसमें वही लोग होते हैं जो एक्चुअली उस चीज़ के बारे में स्किल्ड होते हैं एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज़ A, B एंड D बिकॉज ये 3 सिर्फ सेमिनार के कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ये कोई सेमिनार का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिकॉज उसमें लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स शामिल नहीं होते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट आर. नाउ गुड मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
whether it is reliability, whether it is accuracy, whether it is objectivity, whether it is validity, whether it is practicability. सो स्टूडेंट्स, गुड मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करना चाहता है, देन इट शुड हैव अ प्रॉपर स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी. ओके, एंड उसे गुड मेजरमेंट कहा जाता है. एंड दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ए, डी एंड ई ओनली, बिकॉज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ये तीनों गुड मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग रिसर्च में यूज़ करें, देन हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से काफ़ी सारे रिसर्च प्रोसेसेस बार बार करते हैं. एंड अगर आप एक ही रिसर्च एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे बाय यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, देन हमेशा आपको स्टेबल रिजल्ट्स मिलने चाहिए. मतलब हमेशा आपको वही रिजल्ट्स मिलने चाहिए, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द रिलायबिलिटी ऑफ द गुड मेजरमेंट. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी. मतलब अगर आप कोई भी रिसर्च किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से बार बार कर रहे हो, देन बार बार आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं स्टेबली, उसे रिलायबिलिटी कहा जाता है. वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ को मेजर कर रहा है, ओके, देन उसका जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है, दिस इज नथिंग बट द वैलिडिटी. मतलब हाउ एक्यूरेटली इट इज मेजरिंग वट एवर इट वॉन्ट्स टू मेजर. एंड प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है कि व्यावहारिकता. मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के पास कितनी व्यावहारिकता है, मतलब बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउ इट इज परफॉर्मिंग. ओके, एंड दैट्स वाई ये तीनों भी गुड मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी. नाउ इनमें से कौन सा कंसिस्टेंसी का मेजरमेंट है? कंसिस्टेंसी यानी कि स्टेबिलिटी. ओके, मतलब स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है. वेदर इट इज वैलिडिटी, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिविटी, वेदर इट इज रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी. सो जैसे ही मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कंसिस्टेंसी का जो मेजरमेंट है वो है रिलायबिलिटी. उसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिलायबिलिटी कहा जाता है. रिलायबिलिटी इज नथिंग बट कि आपको एक ही रिसर्च प्रोसेस अगर आप बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस में करते हो, देन बार बार आपको अगर स्टेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन एनी सिचुएशन बाय यूजिंग सेम रिसर्च प्रोसेस, देन उसे उसकी रिलायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी. एंड दैट्स वाई कंसिस्टेंसी का जो मेजरमेंट है वो है रिलायबिलिटी. वो आपको रिलायबिलिटी से ही मिलेगा. वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी. मतलब अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ को मेजर कर रहा है, देन हाउ एक्यूरेटली इट इज मेजरिंग. सो दिस इज नथिंग बट वैलिडिटी. ऑब्जेक्टिविटी यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो इन द होल रिसर्च प्रोसेस, देन यू आर डूइंग इट फेयरली. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्चर सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है फॉर हिज रिसर्च स्टडी, सो जो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है सैम्पल की, वो बेसिकली फेयर होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी. एंड क्रेडिबिलिटी यानी कि अगर कोई भी रिसर्चर बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च कर रहा है, एंड वी शुड गिव द क्रेडिबिलिटी टू दैट रिसर्चर बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड परफॉर्मेंस एवरीथिंग. एंड दैट्स वाई देखो कंसिस्टेंसी का जो मेजरमेंट है वो सिर्फ रिलायबिलिटी है. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर. नाउ इनमें से कौन सा रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? He is a specialist rather than a generalist. He is industrious and persistent on the trail of discovery. He is not inspirational to his chosen field but accepts the reality. He must be an expert in statistics. So देखो, रिसर्चर ये हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए. मतलब अगर कोई भी चीज़ उसके सामने हो रही है, सो ही शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज़. उसे कहा जाता है कि ओपन माइंडेड. एंड एज वेल रिसर्चर को बाकी के रिसर्चर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड ही शुड एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ अदर रिसर्चर्स विथ रिस्पेक्ट, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ओपन माइंडेडनेस. सो रिसर्चर ये हमेशा स्पेशलिस्ट होना चाहिए दैन अ जनरलिस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर वो स्पेशलिस्ट है
तभी वो उस चीज़ में अच्छी तरीके से रिसर्च करेगा जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, rather than generalist, and that's why ये रिसर्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक है. He should be industrious and persistent on the trial of discovery. मतलब ये हमेशा मेहनती होना चाहिए, एज वेल मेहनती भी होना चाहिए, एंड वो उसके पास एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वाई ही इज़ डूइंग द रिसर्च. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब भी कोई भी रिसर्चर ट्रायल एंड एरर के साथ करता है रिसर्च, देन हमेशा उसको वही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है. एंड दैट्स वाई जब तक उसे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब तक वो रिसर्च करता है. सो ये जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो उसमें होना चाहिए. ही शुड बी हार्ड वर्किंग, वो मेहनती होना चाहिए, एंड एज वेल वो एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए. मतलब ही शुड हैव अ डिटर्मिनेशन कि यस मुझे ये करना ही है. सो ये एक रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक है. एंड he is not inspirational to his chosen field but accepts the reality. yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिसर्चर ये हमेशा ऐसा होना चाहिए that he is able to accept the reality. मतलब जो रियलिटी में है वही एक्सेप्ट करो, बिकॉज जो रियलिटी में है वो सच है, एंड दैट्स इट विल बी अ प्रॉपर एविडेंस फॉर हिम, एंड दैट्स वाई उसका जो रिसर्च है वो एम्पिरिकल हो जाएगा, एंड विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इटसेल्फ. एंड दैट्स वाई रिसर्चर के पास भी ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. एंड ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स. नो, ऐसे कोई ये नहीं, रूल नहीं है कि रिसर्चर हमेशा स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, बिकॉज कई रिसर्च टाइप्स ऐसे हैं जिसमें हमको स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. एंड अगर हमें किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है इन द स्टैटिस्टिक्स फॉर आर रिसर्च प्रोसेस, देन रिसर्चर उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट की मदद ले सकता है. बट इट इज़ नॉट इसेंशियल कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, बट इफ़ ही इज़ देन इट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट इसेंशियल. एंड दैट्स वाई रिसर्चर के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है. इट इज़ नॉट इसेंशियल बेसिकली, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. Next, the conceptual framework in which research is conducted is called. Now, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें रिसर्च को किया जाता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस दैट यू आर डूइंग. ओके, सो वेदर इट इज synopsis of research, whether it is research design, whether it is research hypothesis, or whether it is research paradigm. So students, now let us see one by one what are these options. So synopsis of research का मतलब होता है कि research का सारांश, summary. So जैसे कि आप abstract पढ़ते हो एंड कभी कभार पूरे रिसर्च रिपोर्ट का एक प्रॉपर सिनॉप्सिस भी दिया जाता है जिसमें बहुत कम चीज़ें होती है. एंड ये सब हमने मास्टर्स में देखा है स्टूडेंट्स, कई मास्टर्स डिग्री में रिसर्च का सिनॉप्सिस भी बनाना पड़ता है. एंड दिस इज नथिंग बट कि पूरे रिसर्च रिपोर्ट का आप एक शॉर्ट में समरी देते हो. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च. देन रिसर्च डिज़ाइन is basically the conceptual framework in which research is conducted. मतलब रिसर्च डिज़ाइन ये एक प्रॉपर आउटलाइन है जो आप सबसे पहले करते हो जब भी आपको रिसर्च प्रोसीजर को शुरुआत करनी है. एंड रिसर्च डिज़ाइन में आप आउटलाइन बनाते हो कि आपको किस प्रकार के डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करना है इन योर रिसर्च प्रोसेस, एंड आप कहाँ पे किस जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, मतलब कौन से मेथड को आप यूज़ करोगे. सो दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च डिज़ाइन, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन विच इज़ द conceptual framework in which research is conducted. Now research hypothesis is the proper predictive statement of the solution of your research, and that's why रिसर्च हाइपोथेसिस में काफ़ी क्लैरिटी होती है रिलेवेंट टू द वेरिएबल्स अंडर स्टडी. एंड बेसिकली रिसर्च हाइपोथेसिस में आप प्रेडिक्ट करते हो कि जो वेरिएबल्स है अंडर स्टडी उनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट आप उसको टेस्ट करते हो. ओके,
and research paradigm is nothing but research perspective or research approach. Exactly what perspective you have, जैसे कि positivistic perspective या फिर post positivistic perspective या फिर interpretivistic perspective. So this is called as research paradigm and we are going to see this, so don't worry. So basically your correct answer should be 2 over here. नाउ नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज, नाउ साइंटिफिक नॉलेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा साइंटिफिक रिसर्च जो कि एम्पिरिकल, एक्सपेरिमेंटल, थियोरिटिकल चीज़ों के आधार पर होता है, वैसे ही साइंटिफिक नॉलेज भी प्रॉपर एविडेंस के आधार पर ही होता है. ओके ऐसा इसमें ऐसा है नहीं कि ये नॉलेज हमने जो सुनाई बातें हैं उसके ऊपर हमने क्रिएट किया है. सो बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज ये हमेशा प्रॉपर एविडेंस के आधार पर ही बनाया जाता है. सो लेट अस सी ऑप्शंस. राइट ऑफ अ प्रॉफिट, देन social customs, then theology, then laboratory and field experiments. So if you see above these options, जैसे कि एक भविष्यद्वक्ता का अधिकार कि और सामाजिक रीति रिवाज और धर्मशास्त्र, सो ये सब चीज़ें बेसिकली देखो साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर होते नहीं है. इसमें काफ़ी सारे जो हमने सुनी सुनाई बातें होती है उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाता है, राइट. एंड इसमें कोई भी हमें एविडेंस भी नहीं मिलता है, देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस एज वेल. एंड दैट्स व्हाई लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ये दोनों भी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेसिकली डिपेंड है, राइट. बिकॉज हम लोग लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हमें प्रॉपर एविडेंस मिल सके एंड बेस्ड अपॉन दैट एविडेंस हम लोग रिसर्च कर सके. Okay, and that's why your correct answer should be 4. Next, dash thinking enables us to write statements and develop arguments in a step-by-step coherent manner. So इनमें से कौन सा थिंकिंग अप्रोच ऐसा है जो हमें इनेबल करता है ताकि हम स्टेटमेंट्स को लिख सके, ताकि हम आर्ग्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सके. सो वेदर इट इज़ एक्यूरेट थिंकिंग, वेदर इट इज़ साइंटिफिक थिंकिंग, whether it is logical thinking or whether it is clear thinking. So accurate and clear ये तो options वैसे भी eliminate होंगे because इस प्रकार के कोई basically research methodology में और science में ऐसे thinking properties है नहीं. So your correct answer should be between scientific or logical, but your correct answer in this case should be 3, that is logical. बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग से ही हम लोग स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मैनर्स में आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप भी कर सकते हैं. यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आया है बिकॉज साइंटिफिक थिंकिंग में हम लोग सिर्फ साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो करते हैं. इसमें हम लोग प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं. ओके जिसमें ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स है या फिर थियोरी को डेवलप करना है वो है. बट इफ़ यू वांट टू राइट द स्टेटमेंट्स एंड अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना है देन इन दैट केस यू नीड टू थिंक इन लॉजिकल ऑर्डर, ओके नॉट इन साइंटिफिक ऑर्डर. बेसिकली ये दोनों भी थिंकिंग प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं रिसर्च प्रोसेस में, साइंटिफिक एंड लॉजिकल. बट इन दोनों के भी जो एम्स है वो डिफरेंट है. मतलब जिस जगह पे आपको एविडेंस चाहिए, जिस जगह पे आपको मेथड्स यूज करने हैं वहाँ पे आप साइंटिफिक थिंकिंग यूज करोगे. बट जहाँ पे आपको एविडेंस या फिर मेथड्स को यूज नहीं करना है वहाँ पे आप लॉजिकल थिंकिंग को यूज करोगे. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इन दिस केस शुड बी 3, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग विच इनेबल्स अस to write statements and develop arguments in a step-by-step coherent manner. इसी के साथ हम सभी आपको CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली MCQs सेक्शन में एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप गारंटीड पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो. सो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज. एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है ओनली 999 रुपीज़. एंड इनकम फीस में आप सभी लोग पेपर 2 को भी गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो बिकॉज इसके लिए भी हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट स्क्रीन पर दिखाई गए जो सब्जेक्ट्स है
सो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, ओके?